अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले बात श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की करेंगे। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद अब श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की शुभ घड़ी आ गई है। धीरे धीरे नजदीक आ रही है। सिखों के पवित्र धामों में से एक श्री हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल 20 मई को खुलेंगे। 17 मई को ऋषिकेश से सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना किया जाएगा। 3 दिन पहले ही श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें यात्रा से जुड़ी तैयारियों के बारे में बताया और उनसे श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना करने की गुजारिश की। इस साल इस यात्रा पर जाने वाले लोगों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, आपको तफसील से आगे बताएंगे, लेकिन पहले तैयारियों पर एक नजर डालिए। हर और बर्फ से ढके पहाड़ और इन बर्फीले पहाड़ों से घिरा सिखों का ये पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब, जो इस वक्त पूरी तरह से बर्फ की गिरफ्त में है। इस पवित्र गुरुद्वारे की न तो दीवारें साफ नजर आ रही हैं और न ही इसकी छत दिखाई दे रही है। हर और सिर्फ बर्फ का ही कब्जा है। 15,210 फीट की ऊंचाई पर मौजूद श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट खुलने की वो शुभ घड़ी अब नजदीक आ रही है, जिसका इंतजार सिख श्रद्धालुओं को बड़ी ही बेसब्री से है। लेकिन इस साल अप्रैल और मई के महीने में हुई बर्फबारी ने यात्रा से जुड़ी तैयारियों पर असर डाला है। हालांकि मौसम की इस चुनौती के बावजूद भारतीय सेना के जवान वहां मुस्तैदी से डटे हुए हैं और वो इन ग्लेशियर्स को चीर कर श्रद्धालुओं के लिए रास्ता बना रहे हैं, ताकि ये पवित्र यात्रा अपने तय वक्त पर शुरू हो सके और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब का कपाट 20 मई को खुल रहे हैं, जिसके बाद सिख श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा कर सकेंगे। हेमकुंड साहिब की यात्रा तैयारियां इस समय जोरों पर चल रही हैं। हेमकुंड साहिब 16 से 18 फीट बर्फ की आगोश में है, जहां पे भारतीय सेना बर्फ को काटकर रास्ता बनाने का काम कर रही है और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के आसपास की बर्फ को हटाने का काम कर रही है, ताकि यात्रा खुलने तक यहां पे व्यवस्था बना ली जा सके। जैसे जैसे यात्रा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सेना और प्रशासन के लोग तीर्थ यात्रा से जुड़ी तैयारियों को युद्ध स्तर पर अंतिम रूप देने में जुटे हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें देती हैं। चाहे बिजली सप्लाई बहाल करना हो, चाहे गर्म पानी के लिए वाटर एटीएम को लगाना हो या फिर रास्तों की मरम्मत करनी हो, प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। देखिए, इस बार मई में भी हमारे चमोली जनपद के जो उच्च क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फबारी हुई है, जिसके कारण हेमकुंड में भी अभी तक बर्फ है। वहाँ पर जो हमारे सेवादार हैं और सेना के जवान हैं, उनके द्वारा निरंतर बर्फ हटाकर रास्ता तैयार किया जा रहा है। साथ ही विद्युतीकरण का कार्य भी कल से वहां पर प्रारंभ हो गया है। कुछ ही दिनों में दोनों ही क्षेत्र भ्युंडार और घांगरिया में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा और गर्म पानी के लिए वाटर एटीएम और घोड़ों के लिए जो शेल्टर्स है उसके बनने का भी कार्य प्रारंभ हो गया है। साथ ही पिछले वर्ष जो मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, उस मार्ग के दुरुस्तीकरण का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। श्री हेमकुंड साहिब उत्तराखंड का 5वां सबसे पवित्र धाम है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में देश दुनिया से सिख श्रद्धालु मत्था टेकने आते हैं। इस साल तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 17 मई को ऋषिकेश से रवाना होगा और इसी सिलसिले में 3 दिन पहले श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने इस मुलाकात में हेमकुंड साहिब के यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। 17 तारीख को ऋषिकेश गुरु हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले जत्थे को रवाना करेंगे, जो 17 तारीख और 18 तारीख में गोविंद घाट पहुंचेगा और 19 तारीख को गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा, जो 19 तारीख को घांगरिया पहुंचेगा और 20 की सुबह घांगरिया से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में पहुंचेगा, जिसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को हेमकुंड साहिब जो गुरुद्वारा है सचखंड में लाया जाएगा और उसके बाद हेमकुंड साहिब के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। सरकार और प्रशासन की कोशिश यही है कि 4 धाम यात्रा की तरह ही श्री हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों को भी कोई दिक्कत और परेशानी न आए और उनकी यात्रा मंगलमय हो। चमोली से कमल नैन सिलोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 4 धाम यात्रा की तरह ही श्री हेमकुंड साहिब यात्रा को सुगम और आरामदायक बनाने के लिए इस बार सरकार ने
बहुत सारे इंतजाम किए हैं। ये कौन कौन से इंतजाम है, तफसील से बता रहे मेरे सहयोगी अंकित शर्मा। दशम गुरु श्री गोविंद सिंह जी को समर्पित श्री हेमकुंड साहिब इस बार भरी बर्फबारी के बीच उनके कपाट खोले जाएंगे और गुरुद्वारा के कपाट खोले जाने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं। दरअसल गोविंद घाट से पुलना के लिए सड़क मार्ग तैयार किया जा रहा है, वहां पे पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। पुलना से म्योंडार गांव जो कि 10 किलोमीटर का ट्रैक है, वहां पे 165 मीटर का एक ब्रिज बन रहा है, जिसमें दोनों तरफ से चौड़ीकरण का और सुधारीकरण का कार्य भी जारी है। वहीं गोविंद धाम से अगर हेमकुंड साहिब के 6 किलोमीटर के ट्रैक की बात करें तो बारिश से यात्रियों को बचाने के लिए वहां पर रेन शेड का भी निर्माण हो रहा है और इसके साथ साथ सड़क का चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। वहीं 500 मीटर की एक अलग जो है वैकल्पिक रास्ता बनाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को और आसानी हो ट्रैकिंग के लिए, और इसके साथ साथ खाने पीने की और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा वहां पे उपलब्ध होगी। इसके साथ ही गोविंद धाम गुरुद्वारा हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन के साथ साथ पैथोलॉजी लैब और स्वास्थ्य सुविधाओं के जो सुविधाएं हैं वहां पर उपलब्ध होंगी और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाएगा। ये हेमकुंड साहिब जी के कपाट खुल रहे हैं तो जत्थे आना शुरू हो जाएंगे, तो गुरुद्वाराओं में किस तरह से रौनक रहती है और माहौल कैसे रहता है, संगत का क्या कार्य होता है। हमारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे यहाँ हर साल ये पैदल यात्री आते हैं, हर साल जो जाते हैं अपनी सेवा करते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी इस बारी 23 मई को गुरुद्वारा पंडितवाड़ी में संगत ने पहुँचना है। इसी तरह हर साल हुआ कि हमारी संगत जो हमारे सेवक हैं, संगत के बंदे हैं, सरदार जगमीत सिंह जी, भाई हरस मेहता जी, भाई तपनीश सिंह जी एडवोकेट हैं, वो हर साल उनकी सेवा करते हैं। सो उन्होंने पहले भी उनको बता दिया कि इतनी तरीक नू भाई 23 तरीक नू इत्थे पहुंचना है। तो इस साल भी आ रहे हैं, उनके लिए तैयारी हो चुकी है। जो भी सेवा होएगी, जो भी उन्हों की साढ़े तो सेवा बनती है, संगत सेवा कर दी है, प्यार नाल उन्हों का स्वागत कर दी है। इसी तरह हर साल उन्होंने प्यार देंदे हैं ते आशीर्वाद सानू मिलता है। सो गुरुद्वारा पंडितवाड़ी वजों साडी कमेटी वड्डों जो भी सेवा बनती है, जो भी सानू वो सेवा लाते हैं, असीं करते हैं हर साल। और अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा की बात करेंगे, जिसके लिए चीन ने वीजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये धार्मिक यात्रा दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीमा पर हिंसक झड़प और कोरोना महामारी की वजह से 3 साल तक बंद पड़ी रही थी। अच्छी खबर यह है कि 36 महीने के बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वीजा देना शुरू कर दिया है। हालांकि उसने कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े नियमों को पहले की तुलना में काफी कड़ा भी कर दिया है, जिसमें इस धार्मिक यात्रा के दौरान लगने वाली फीस को दोगुना करने का फैसला भी शामिल है। अब भारतीय नागरिकों को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कम से कम 1,85,000 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि साल 2019 में नेपाल के टूर ऑपरेटर्स रोड ट्रिप के लिए सिर्फ 90,000 वसूलते थे। यानी चीन की तरफ से इस बार सड़क मार्ग से होने वाली इस यात्रा के लिए लगने वाली फीस में 95,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाला कोई भी तीर्थयात्री अगर किसी सहायक या फिर हेल्पर को अपने साथ रखता है तो ग्रांट डैमेजिंग फी के नाम पर उसे अलग से $300 करीब 24,000 रुपए देने होंगे। और इस अजीबोगरीब फीस के पीछे चीन का तर्क यह है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत तक जाने वाले मार्ग के आसपास घास को नुकसान पहुंचता है। उस नुकसान की भरपाई के लिए $300 यानी कि भारतीय करेंसी के हिसाब से 24,000 रुपए वसूले जाते हैं। इतना ही नहीं, किसी हेल्पर को साथ रखने पर 15 दिनों तक प्रवास फीस नाम की रकम को भी 4,200 रुपए यानी कि 4,200 रुपए से बढ़ाकर अब 13,000 रुपए कर दिया गया है। जिन नियमों की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा और कठिन हो गई है, उनमें तीर्थयात्रियों को चीन से वीजा लेने के लिए खुद शारीरिक रूप से मौजूद रहना होगा, यानी कि वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन से काम अब नहीं चलेगा। कैलाश पर्वत हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में मौजूद है और तिब्बत चीन के अधीन है, इसीलिए कैलाश भी चीन के अधीन ही आता है। और इसके अलावा वीजा पाने के लिए अब कम से कम 5 लोगों का ग्रुप होना जरूरी है। इसमें 4 लोगों को हर हाल में वीजा के लिए खुद पहुंचना होगा, तभी 5 लोगों के समूह को मानसरोवर यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। उसके बाद यात्रियों को काठमांडू या फिर दूसरे बेस कैंप पर बायोमेट्रिक पहचान से जुड़ी प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। डेटाबेस के लिए तीर्थयात्रियों को फिंगर मार्क और आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग भी करवानी होगी।
हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जहां कैलाश मानसरोवर पर्वत का शिखर है वहां भोलेनाथ का वास है और इसीलिए हर साल भारत से भी सैकड़ों तीर्थयात्री अपने देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए यहां आते हैं। 2019 में 31,000 भारतीय यात्रा पर गए थे। इसके बाद यात्रा बंद हो गई। विदेश मंत्रालय ने की तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर के बीच आयोजित करवाई जाती है, जिसको पूरा करने में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगता है। 3 अलग अलग रास्तों से कैलाश मानसरोवर यात्रा की जा सकती है और इन तीनों रूट्स पर कम से कम 14 और अधिकतम 21 दिन का वक्त लगता है। भोले के बेताब भक्तों के लिए अच्छी खबर है। 3 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। पिछली बार ये यात्रा 2019 में हुई थी और इस बार एक बार फिर से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। हम मौजूद हैं इंदिरापुरम के कैलाश मानसरोवर भवन में और यहाँ पर फिलहाल तो आपको सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आने वाले कुछ वक्त में सारी हलचल यहीं से शुरू होती है। आपको बता दूं कि कैलाश मानसरोवर आप लोग जानते ही हैं कि तिब्बत में है और तिब्बत जाने के लिए चीन का वीजा लेना पड़ता है और चीनी सरकार ने ही अपनी वेबसाइट पर अब यात्रा करने के लिए नियम कानून सब कुछ वहां पर डाल दिया है। इस वेबसाइट के मुताबिक ये कहा गया है कि जो भी लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें काठमांडू बेस पर ही अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन करानी होगी। इसके लिए फिंगर मार्क्स और आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग होगी। साथ ही यात्रा पर लगने वाले कई तरह की जो फीस हैं वो हालांकि बढ़ा दी गई हैं, लेकिन टोटल जो खर्च है वो बताया जा रहा है कि लगभग 1,85,000 के आसपास आएगा। वीजा पाने के लिए शर्त ये भी रखी गई है कि कम से कम 5 लोग एक साथ अप्लाई करेंगे और 5 में से लगभग 4 यात्रियों को फिजिकली प्रेजेंट होकर अपना जो चेकअप है वो सब कुछ करवाना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए बैठना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पहली बार इससे पहले 2019 में यात्रा हुई थी, तब लगभग भारत से 31,000 लोग इस यात्रा में पहुंचे थे। उसके बाद कोविड आया और उसके बाद फिर चीन के साथ जो हमारे संबंध थे वो खराब हुए, तनातनी बनी रही, जिसके बाद यात्रा को रोक दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से इस साल यात्रा को शुरू किया जा रहा है। तो अगर आप भी भोले के भक्त हैं और कैलाश मानसरोवर तक जाना चाहते हैं तो तैयारी कर लीजिए और अपने कागजात के साथ जल्द ही आपको क्या कुछ करना है ये सारा प्रोसेस आगे मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यही कि आप कम से कम कैलाश मानसरोवर पहुंचने के लिए अपना बैग तो पैक कर ही सकते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद। और अब बात करते हैं हिंदुस्तान में ड्रोन क्रांति की। डिफेंस के अलावा भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ड्रोन का चलन देश में तेजी से बढ़ रहा है। अब चाहे कृषि क्षेत्र हो या फिर मेडिकल साइंस, ड्रोन का इस्तेमाल सुविधाओं को आसान बनाने के लिए लगातार किया जा रहा है। और ऐसे ही एक ट्रायल देश की राजधानी दिल्ली और नोएडा के बीच में हुआ है जो पूरी तरह से सफल रहा है। और गुड न्यूज ये है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने देश में पहली बार ड्रोन के जरिए ब्लड बैग की डिलीवरी की है। और इस सफल ट्रायल की जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके दी। ब्लड बैग के साथ ड्रोन की ये सफल उड़ान देश में मेडिकल साइंस की फील्ड में एक नए युग की शुरुआत है। ड्रोन के जरिए ब्लड डिलीवरी का ये ट्रायल देश की राजधानी दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल और ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी जिम्स के बीच किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। और गुड न्यूज ये है कि देश में पहली बार ब्लड डिलीवरी का ये ट्रायल किया गया है, वो भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की देखरेख में। ड्रोन से ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ICMR का ये प्रोजेक्ट काफी दिनों से ट्रायल में था, लेकिन बुधवार को जो ट्रायल हुआ वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। अक्सर वक्त पर खून नहीं मिलने की वजह से मरीजों को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब इस सफल ट्रायल के बाद ये साफ हो गया है कि आने वाले समय में अस्पतालों में ब्लड सप्लाई के लिए ड्रोन बेहतर जरिया बन सकता है, क्योंकि ड्रोन के जरिए ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में समय भी कम लगता है और ट्रैफिक का झंझट भी नहीं होता, जिसके जरिए मरीजों की जान आसानी से बचाई जा सकती है।
इस ट्रायल के दौरान इन्हीं चीजों को परखा गया। आईसीएमआर के इस प्रोजेक्ट में लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल दिल्ली और ग्रेटर नोएडा का ये जिम्स अस्पताल भी शामिल था और यहीं से बुधवार को ड्रोन में 10 यूनिट ब्लड रखकर उसे भेजा गया नोएडा के जेपी इंस्टीट्यूट में। ये दूरी यहां से लगभग 35 किलोमीटर की थी और पूरे रास्ते को ड्रोन ने कवर किया और साथ ही साथ एक एम्बुलेंस भी बाय रोड भेजी गई ये चेक करने के लिए कि ड्रोन से ब्लड को वहां तक पहुंचाने में कितना टाइम लग रहा है और एम्बुलेंस को उस जगह तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। यहां से जब एम्बुलेंस चली तो ट्रैफिक वगैरह सब कुछ मिलाकर दूरी लगभग 1 से सवा घंटे के बीच थी। मतलब एम्बुलेंस से अगर यहां से ब्लड भेजा जाए तो लगभग सवा घंटे का वक्त लगा था, लेकिन यही दूरी ड्रोन ने महज 10 से 15 मिनट में कवर कर ली थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, खासकर इमरजेंसी के मामले में। इससे पहले कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन की सप्लाई के लिए ड्रोन का सफल प्रयोग देश में हो चुका है और अब 10 यूनिट ब्लड की ड्रोन के जरिए सफल डिलीवरी इस दिशा में एक और सफल प्रयास है, जिसमें अहम भूमिका निभाई है नोएडा के जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टीम ने। खुद आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल ने इस ट्रायल की सफलता की जानकारी दी। इसमें ब्लड जा रहा है और ब्लड के प्रोडक्ट्स जा रहे हैं जिनको कि हमें 4 डिग्री फ्रिज में रखना होता है या कि फ्रीजर में रखना होता है। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करते हुए और ये क्योंकि ये ब्लड है कि इसको उड़ने से किसी तरह की वाइब्रेशन से उसमें किसी तरह की कोई खराबी नहीं आए, इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये प्रयोग करके पाया गया है कि हम टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं और हम इसमें ब्लड में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है इस ट्रांसपोर्टेशन से और हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा मुश्किल इलाकों में ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट्स पहुंचाने में और फ्यूचर में हम इससे ऑर्गन्स और बाकी चीजें भी पहुंचाना चाहेंगे। अमेरिका समेत कुछ देश पहले ही खून, वैक्सीन, दवाइयां, मेडिकल का सामान और कई बार मानव अंगों की डिलीवरी के लिए ड्रोन का सफल इस्तेमाल कर रहे हैं और अब भारत भी इन देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है, जो देश के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हालांकि यहां आपको हम ये भी बता दें कि इस ट्रायल के कुछ नतीजे अभी आए नहीं, आने बाकी हैं, जिसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्दी ही देश के दूसरे हिस्सों में भी ड्रोन से ब्लड डिलीवरी शुरू हो सकती है। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने इन्हीं नतीजों को जानने के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश गुप्ता से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। प्रोजेक्ट में लेडी हार्डिंग अस्पताल और ग्रेटर नोएडा का जिम्स अस्पताल शामिल है। हमारे साथ जिम्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता जी हैं। सर, किस तरह का ये ट्रायल था, क्या मकसद था और ट्रायल के जो नतीजे आए हैं वो कैसे हैं? देखिए, ड्रोन का इस्तेमाल हम काफ़ी बाकी चीज़ों में हो रहा है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में उतना नहीं है। तो ये ट्रायल आईसीएमआर का इनिशिएटिव है। इसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और जिम्स ग्रेटर नोएडा दोनों ने पार्टिसिपेट किया है और जेपी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी उन्होंने हमें पूरी टेक्निकल सपोर्ट दिया है। तो हमें ये देखना है, वैलिडेट करना है कि ब्लड जो हमने बाय ड्रोन से भेजा है उसमें कितना टाइम लगा, कन्वेंशनली कितना टाइम लगा, और जो ब्लड वापस हम आके चेक करते हैं कि ब्लड में कोई प्रॉब्लम, वेदर ये इट कैन बी यूज्ड और नॉट, उसमें कोई वाइब्रेशन से या टेम्परेचर से उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ा है। तो ये वैलिडेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट से कि ड्रोन खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए